जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोग अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आपको बताया कि डेली शाम को 6 बजे आप लोगों के लिए मैं हिंदी क्लास लेकर आता हूं, जो कि आज मैं आप लोगों को देने वाला हूं 2009 से होने वाले अब तक के सभी जितने भी पेपर्स हैं हिंदी के। आपको सभी प्रश्न मिलने वाले हैं, सभी अलग अलग भर्तियों के मैंने ले रखे हैं। और आज की ये वीडियो जिसने भी देख लिया यूपी कांस्टेबल में अच्छे खासे वो मार्क्स करने वाला है। और मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी ले रखे हैं अलग से, जो कि उन्हीं के आधार पर हैं। और ख़ास कर कि जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सभी के आज मैंने क्वेश्चन इस वीडियो में लिए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका आप लोग काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे, तो आज आपका इंतज़ार बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। तो इस वीडियो को सभी मित्रों के साथ शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आइए आज का देखेंगे पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहले आप लोगों के सामने एक पद्यांश आया हुआ है। नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी आँख भविष्यत का तमचीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। तो इसको पढ़कर आपको कुछ सवालों के जवाब देने हैं। पहला जो क्वेश्चन आया आपके सामने, इसमें कह रहा है कि कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है? जो उजाला फैलाते हैं, जो समझौता करके शांति के फैलाते हैं, जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक हैं, जो केवल सपनों में खोए रहते हैं। तो 46 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब ऐसा ऑप्शन था जो कि उस क्वेश्चन पर जो उस कविता का सटीक जो अर्थ था वो यही था। तो जो स्वाभिमानी हैं, साहसी हैं और निर्भीक हैं, क्योंकि इसको अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़ के ही लग रहा है जो नहीं झुका करते दुनिया से करने को समझौता, जो दुनिया समझौता नहीं करते, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते हैं न्योता, मतलब ऊंचे से ऊंचा सपना अपना रखते हैं हमेशा, और दूर देखती जिनकी पैनी आँख भविष्यत का तमचीर। और यहाँ पर जिस तरह से बातें लिखी गई हैं तो इसके अनुसार इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक टाइप की बातें हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको वहाँ पे देखने के मिलेंगे और ऐसे ही आपको टिक भी करने के मिलेंगे। व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए? दूरदर्शिता से लैस होनी चाहिए, भविष्य का अंधेरा दूर करने वाली होनी चाहिए, या फिर अंधकार को चीरने वाली होनी चाहिए, या दूर की चीज़ों को साथ साथ देखने वाली होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप समझें तो इसका जो सही ऑप्शन ज़्यादा सटीक सुटेबल लग रहा है, तो वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दूरदर्शिता से लैस होनी चाहिए, यानी किसी भी चीज़ को जो है पहले ही उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ पहले ही भांप लेनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि दूरदर्शिता से लैस होनी चाहिए, कि आगे चल के इसका परिणाम क्या होने वाला है इस चीज़ के बारे में सोचने वाला होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद ऊंचे से ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का भाव क्या है? यानी ऊंचे से ऊंचे सपनों को जो न्योता देते रहते हैं, निमंत्रण देते रहते हैं, तो स्वप्नशील रहना, सपनों को आमंत्रित करना, ऊंचे सपने को आमंत्रित करना, या उच्च कोटि के स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना। तो ऊंचे से ऊंचे सपने को निमंत्रण देने का जो अर्थ है ना, तो स्वप्नशील नहीं होगा, सपनों को आमंत्रित करना भी नहीं होगा। ऊंचे सपनों को आमंत्रित करना मतलब जो एक अर्थ होता है ना, तो यहाँ पर उस अर्थ की बात कही जा रही है। तो उसका अर्थ ये होता है कि ऊंचे से ऊंचा जो मतलब उच्च कोटि के जो मतलब जो बड़े सपने होते हैं। ऐसा होता है कि देखिए आपके पास ऑप्शन सभी होते हैं। जब कोई एक छोटा सा बच्चा होता है तो उसको आप किसी भी दिशा में जो है अग्रसर कर सकते हैं। चाहे तो आप उसे जो है पॉलिटिक्स बनाने के लिए अग्रसर, मतलब एक उसको बेसिक जो आप चाहेंगे तो वो उसी में ढल जाएगा। मैंने पॉलिटिक्स तो एक अलग चीज़ बोल दी, लेकिन अगर आप किसी भी बालक को अगर आप हिंदी के क्षेत्र में ले जाएंगे तो वो हिंदी भाषा सीख लेगा। अगर आप अंग्रेज़ों के क्षेत्र में ले जाएंगे, मतलब एक इंग्लिश माहौल देंगे, तो वो इंग्लिश भाषा जल्दी सीख लेगा। अगर आप फ़ारसी का माहौल देंगे तो वो फ़ारसी सीख लेगा। तो इसी तरह से होता है कि अगर आप अपने आप को एक उच्च कोटि यानी एक बड़े सपने का अगर आप अपने आप को आकार देंगे तो आप यकीनन उसे हासिल कर लेंगे। ठीक है, और उसे जो है साकार करने का प्रयास करते हैं या करना, तो इसका अर्थ इससे हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे कुछ उन्हीं जो है पंक्तियों में से कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं, जैसे कभी उपसर्ग और प्रत्यय भी पूछ लेता है, कभी समानार्थी शब्द पूछ लेते हैं, कभी पर्यायवाची पूछ लेता है। तो यहाँ पर जो तम है, तम शब्द का पर्याय आपसे पूछ रहा है। तो 49 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए तम का मतलब ही अंधेरा होता है। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 49 का जो सही ऑप्शन चला जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि अंधकार से संबंधित है। ठीक है, और एक क्वेश्चन अभी और है आपका, नहीं झुका करते जो दुनिया से, पंक्ति में किसके सामने न झुकने की बात कही गई है? तो दुनिया के सामने न झुकने का मतलब क्या है? जैसे ये बात हुई ना कि नहीं झुका करते जो दुनिया से, मतलब कि जो दुनिया के सामने नहीं झुकते वो अपने सपनों पर जो है अग्रसर रहते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो अन्यायी राजाओं के सामने, दुनिया के व्यक्तियों के सामने, विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने, दुनिया के सभी देशों के सामने। अच्छा, ऑप्शंस पढ़ के ही आप समझ जा रहे होंगे कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पर किसी प्रकार से किसी राजा की बात नहीं कही जा रही है,
दुनिया के व्यक्तियों के सामने भी नहीं हो रहा है, दुनिया के सभी देशों ये भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो दुनिया है ना वो आपके लिए एक विषम परिस्थिति या अन्याय होता है, तो उसके सामने की बात कही जा रही है। यानी इसका सही सूटेबल आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कहीं कहीं आपको कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको अपने अकॉर्डिंग जो है टिक करनी होती हैं, तो ये भी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। सीधी रीढ़ का आशय क्या है? सीधी रीढ़ स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना, अभिमानी होना, आत्मनिर्भर होना, सीधी बात कहना। रीढ़ सीधी किए रहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें इस पंक्ति को तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। और यहाँ पर अगर थोड़ा और पहले, दूर देखती जिनकी पैनी आग भविष्यत का तमचीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। तो यहाँ पर अगर देखें तो इसका जो सही और सुटेबल अर्थ जाएगा तो 51 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना। ठीक है, सीधी रीढ़ का अर्थ क्या हो जाएगा कि स्वाभिमानी जो होते हैं और स्वावलंबी जो होते हैं ना, तो उनके ही सपने साकार होते हैं। तो इसका जो आशय है ना तो वो यही है कि जो स्वाभिमानी और स्वावलंबी होते हैं उनके सपने जो होते हैं वो साकार हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आपके क्वेश्चंस जो है थोड़े बहुत चेंज दिखेंगे। फिट और इंसान, ये किस प्रकार के शब्द हैं? देशज है, आगत है, तत्सम है या फिर तद्भव है? तो फिट और इंसान जो है ना ये 56 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा। ये अगर देखा जाए तो ये एक प्रकार से आगत शब्दों के रूप में अपनाए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इन शब्दों से संबंधित भी क्वेश्चंस आपके पेपर में बनते हैं। किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता? ठीक है, तो 57 में अगर हम बात करते हैं कि इक प्रत्यय किसके साथ नहीं लगाया जा सकता, तो ये हो जाएगा आपका भय। ठीक है, इसके अलावा अन्य सभी में लगाए जा सकते हैं। ठीक, अपराध शब्द है किस प्रकार का? भाववाचक, संज्ञा, पदार्थवाचक, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक? तो 58 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा एक प्रकार का भाव है। जैसे कोई अपराधी होता है तो अपराध अगर देखा जाए फिलहाल सिर्फ एक वर्ड की बात, तो ये एक प्रकार से भाववाचक संज्ञा में आएगा। प्रत्यय युक्त शब्द है किसमें? एक शब्द ऐसा है इसमें जो कि जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है, प्राचार्य, प्राप्तव्य, प्रवीण या फिर प्रारूप। इन सभी में कौन सा ऑप्शन है जो सही जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसमें व्य प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, प्रत्यय होता है किसी भी मूल शब्द के अंत में जो लगता है, पीछे लगता है। दिए गए सरस्वती शब्द के लिए उचित पर्यायवाची चुनें। सरस्वती का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा? तो 60 का जो सही ऑप्शन होगा, जो सरस्वती है ना तो इसका जो पर्याय हो जाएगा ये हो जाएगा आपका शारदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही हो तो आप लोग लाइक ज़रूर कर देना और सब शेयर भी कर देना सभी मित्रों के साथ। और ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए मैं जितने भी PYQs हैं उन सभी को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हो रहा हूँ, तो आप लोग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है? यौगिक शब्द की बात कही जा रही है, तो 35 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर यौगिक शब्द की बात कही जा रही है। तो यौगिक जो होगा, यौगिक शब्द वो होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बना हो। ठीक है, और उन दो शब्दों या जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा अप और यश। ठीक है, अप और यश से मिलकर अपयश बना हुआ है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सखी और भ्रमर का समानार्थी शब्द है। 36 का जो सही ऑप्शन होगा, सखी और भ्रमर का जो समानार्थी शब्द होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अली। ठीक है, और अली जो होता है इसका मतलब होता है जो संगिनी हो, सहेली हो, सहचारिणी हो। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं? ये सभी एक दूसरे के समानार्थी हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो अली शब्द होगा ये इन सभी का समानार्थी है, ना कि दोस्त, भौरा, मित्र, ये सब नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन अड़ा, इसको अणा कहते हैं, इसका स्थान क्या है? आपको पता है कि कुछ वर्ग दिए गए हैं, लेकिन उन वर्गों पर न जाकर यहाँ पर आपको चीज़ें समझनी होगी। 38 का अगर देखें तो ये नासिका, एक प्रकार से नासिका व्यंजन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम वर्ग की बात करते हैं तो क वर्ग है जिसको कंठ कहते हैं। ठीक है, फिर चा वर्ग आता है जिसको तालव्य कहते हैं। फिर टा वर्ग आता है जो कि टा वर्ग में ही अड़ा आता है जिसे मूर्धन्य कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ता आता है जिसे दंत कहते हैं। फिर पा आता है जिसे ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। फिर उसके बाद यारा लाव आता है जिसको अंतस्थ कहते हैं।
फिर उसके बाद सा सा साहा आता है जिसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका संयुक्त व्यंजन, ठीक है, यानी शतरंग गया। निम्नलिखित में से कौन रस निष्पत्ति से संबंधित नहीं है? जो रस निष्पत्ति यानी कि रस से संबंधित, जिसमें कि 4 प्रकार के होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, और इसमें जो डी ऑप्शन लग रहा है 39, ये अभाव नहीं होता भाई, ठीक है, बल्कि ये सभी जो है ये रस निष्पत्ति से संबंधित है, लेकिन अभाव जो है किसी प्रकार से भी रस संपत्ति से नहीं संबंधित है। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, रश्मि, अंशु या मयूख या निकेत। इन सभी में 3 का अर्थ तो एक है, लेकिन एक ऐसा है जिसका अर्थ अलग है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जो यहाँ पर निकेत शब्द दिया हुआ है, निकेत एक प्रकार से भवन का पर्यायवाची है, ठीक है। बाकी इसके अलावा और सभी ये तीनों जो हैं ये एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा निकेत। तुरंग शब्द का अर्थ है, तुरंग शब्द का जो अर्थ होगा ये हो जाएगा आपका, तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा, ठीक है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाने वाला है, घोड़ा होता है। और अगर बात करते हैं तो इसके अलावा जो होते हैं वो सैंधव है, अश्व है, बाजी है, घोटक है, ये सभी पूछे जाते हैं, तो आप ये सब चीज़ें ध्यान दे दें। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण, बहुव्रीहि का मतलब जिसके दोनों ही पद अप्रधान हो यानी प्रधान नहीं होते, ये किसी दूसरे शब्द के लिए या दूसरे किसी चीज़ के लिए बात कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 42 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा महापुरुष, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही चला जाएगा 42 का, क्योंकि सॉरी यहाँ पर आप एक चीज़, महापुरुष नहीं, यहाँ पर आप पहले समझें कि यहाँ पर जो बहुव्रीहि होगा, यहाँ पर अगर आप देखें तो निषिदिन लिखा हुआ है, त्रिभुवन लिखा है, महापुरुष लिखा है और पंचानन लिखा है। तो यहाँ पर महापुरुष एक प्रकार से कर्मधारय में जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो पंचानन लिखा है, बहुत सारे अभ्यर्थियों को लग रहा होगा कि यहाँ पर पंच है, इसका मतलब ये द्विगु समास होगा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में थोड़ा सा फर्क होता है। बहुव्रीहि में अगर आप देखें तो द्विगु में पहला शब्द जो होता है, प्रथम पद, यह संख्यावाचक होता है, ठीक। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पहला पद जो है वो संख्यावाचक है, तो इसका मतलब क्या ये द्विगु समास होगा? तो नहीं मेरे भाई, ये एक प्रकार से बहुव्रीहि समास होगा। कैसे? तो इसमें अगर आप देखें तो जब किसी शरीर के अंगों से कोई चीज़ जुड़ी हो, मतलब किसी शरीर के अंग के साथ अगर किसी जो है जो संख्यावाचक शब्द का इस्तेमाल अगर हुआ होता है, तब वो बहुव्रीहि में जाता है। जैसे दशानन, पंचानन, ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके क्या हैं? बहुव्रीहि समास। दशानन 10 सिरों वाला, जो कि कौन है? ये रावण है, ठीक। तो ये बहुव्रीहि समास है। इसी तरह से पंचानन भी आपका 5 आनन वाला, यानी कौन? ऑप्शन आप लोग इसको कमेंट करके बताना कि 5 आनन वाला कौन है, ठीक है। बाकी एक बहुव्रीहि समास में जाएगा, ठीक। उर्वशी महाकाव्य किस हिंदी कवि की रचना है? सुमित्रा नंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 43 का, ये हो जाएगा आपका उर्वशी जो है ये आपकी रामधारी सिंह दिनकर जी की एक रचना है, ठीक है। और इस काव्य में दिनकर ने उर्वशी और पुरूरवा के प्राचीन आख्यान को नए अर्थ में जोड़ा है, और ये वीर रस प्रधान रचना है। और आपको पता है कि इसी के लिए इन्हें जो है 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन सिर्फ आप लोगों के सामने एक ही है, तो इसका उत्तर भी यही हो जाएगा, ठीक है। तो हिंदी समाचार पत्र सर्वप्रथम जो आया था तो वो था उतंड मार्तंड, ठीक है। तो मेरे साथियों, आज आप लोगों के सामने अभी और क्वेश्चंस हैं, ये भी देखते हैं। इसमें कह रहा है या, रा, ला, वा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये सभी आप जानते हैं कि 51 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था। तुलसी ने विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की है? तो 52 का आप सभी जानते हैं
कि तुलसी ने विनय पत्रिका और कवितावली के लिए जो भाषा का इस्तेमाल किया है, 52 का जो सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर आप एक चीज़ और देखें कि तुलसीदास जी की भाषा आखिर थी कौन सी। तो इन्होंने तो ब्रज भाषा, जबकि ब्रज भाषा तो सूरदास की थी, और इन्होंने जो अधिक रचनाएं की हैं वो अवधि में करी हैं। अवधि में कौन कौन सी करी है? सबसे पहले तो रामचरितमानस की है। जो रामचरितमानस है इसको इन्होंने अवधि भाषा में करी है। ये चीज़ भी आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है कि तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है उसको तुलसीदास ने किस भाषा में जो है उसकी रचना की है, तो वो अवधि में की है। लेकिन विनय पत्रिका और कवितावली को ब्रज भाषा में की है। ठीक है, ब्रज भाषा एक क्या है, ये पश्चिमी हिंदी है, और अवधि जो है ये आपकी पूर्वी हिंदी है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, 53 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा। तो कनिष्ठ शब्द में जो प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, जो कि एक पीछे जुड़ने वाला शब्द होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कनिष्ठ में इष्ट जो है वो आपका प्रत्यय है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुहावरा नहीं है? ये आपका आज का अंतिम क्वेश्चन है। आस्तीन का सांप, उल्लू बनाना, कमर टूटना, या दूर के ढोल सुहावने। तो यहाँ पर आप साफ साफ आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें कौन सा एक मुहावरा नहीं है। तो अगर बात करें तो इसमें जो उल्लू बनाना लिखा हुआ है, उल्लू बनाना एक प्रकार का आक्रामक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, और आस्तीन का सांप का अर्थ होता है मित्र के रूप में शत्रु, आप जानते ही हैं इस बारे में। कमर टूटने का अर्थ है हार मान लेना, जब कोई कहे कमर टूट गई मेरी, यानी कि उसने हार मान लिया। दूर के ढोल सुहावने का अर्थ होता है कुछ चीज़ें दूर से ही अच्छी लगती हैं, ये सभी तो आप जानते हैं। लेकिन उल्लू बनाना एक प्रकार का ये मुहावरा नहीं है। मुहावरे को आपको समझना होगा कि आखिर मुहावरा होता क्या है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज के आपके सभी प्रश्न जो हैं वो बहुत अच्छे से आपने किया होगा, क्योंकि मेरे भाई एग्ज़ाम डेट बिल्कुल आपके नज़दीक है। और अगर आप अभी तक सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं तो अब सिलेबस कवर करने की कोशिश ना करें, अब सिर्फ प्रैक्टिस सेट पर ध्यान दें, क्योंकि अब वक्त नहीं बचा कि आप एक बार सिलेबस देखें। तो अच्छे से प्रैक्टिस करें। और इन सभी के लिए मैंने पेपर्स जो हैं 2009 से लेकर अब तक होने वाले जितने भी पेपर हैं उन सभी पेपर्स को आप लोगों के सामने मैं लेकर आ रहा हूं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट सहयोग करो। आज ये पार्ट 1 अपलोड हुआ है, इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैंने दे रखी हैं, उन वीडियोस को प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हिंदी फॉर ऑल एग्ज़ाम के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो अगर आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो कि PYQs पर ही आधारित हैं। लेकिन ये मैं कम्प्लीटली आपके क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ, तो आप लोग इसे भी देखें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।